नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। 50 मैसेज आए हुए थे और ये वीडियो जो है साथियों, पुराने जो जिनकी लंबी तैयारी है, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। और जिनकी जो चाहते हैं कि सिर्फ 2 महीने हैं सर हमारे पास और हमें कुछ ऐसा बताइए कि हम भी इस कंपटीशन में बने रहे, उनके लिए तो ये रामबाण होगा। तो इसके लिए मैं कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको। अब ये है साथियों की पढ़ाई तो चाहिए वैसे लंबी, लेकिन कुछ साथी जो है उनकी मैसेज ये आ रहे थे कि सर हम कोविड से परेशान हो गए तो इस वजह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, या कोई और अन्य पारिवारिक कारण है या कुछ ऐसे कारक है जिन्होंने उन्हें प्रभावित किया है। तो उनके लिए जो है मैं बताने आया हूँ कि शॉर्ट में और सटीक रणनीति से कैसे तैयारी की जाए कि 2 महीने में हम सिलेक्शन के दौर तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिलेक्शन नहीं ले सकते, यदि शिद्दत से चाहा जाए तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन इन शॉर्ट आज बताऊंगा आपको, तो पुराने जो है उनके रिवीजन हो जाएगा और बाकियों के बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले एसएसटी से शुरू करता हूं। यदि आप एसएसटी में बहुत कम समय में शुरू करना चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, कम समय के अंदर फैक्चुअल पढ़ना चाहते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको दो चीजें सजेस्ट करूंगा साथियों। एक तो राजस्थान जीके के लिए सबसे पहले ये बता दूं, यहाँ पे इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी पब्लिशर का क्या कहते हैं उसे, विज्ञापन करना या उसे हाईलाइट करना या प्रचार करना नहीं है, और न ही किसी को नेग्लेक्ट करना है। तो ये सिर्फ बेरोजगार साथियों को एक गाइड प्रदान करने के लिए, गाइडलाइन प्रदान करने के लिए, मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है। तो राजस्थान जीके के लिए साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मानचित्रावली पढ़ें। इस समय लास्ट 2 महीने में मानचित्रावली पढ़ें। मानचित्रावली से क्या होगा साथियों कि आपको वे सारे टॉपिक मिल जाएंगे इन शॉर्ट, एक तरह के नोट्स की तरह मिल जाएंगे। और मानचित्रावली से नक्शे के आधार पर याद भी बहुत जल्दी होती है, और मानचित्रावली आप आराम से 20-25 दिन में कवर करके इसको 2 बार रिवीजन भी कर सकते हो। तो मानचित्रावली से आपके राजस्थान जी के बहुत कुछ कवर हो जाएगा, जिसमें से आपको एसएसटी में प्रश्न भी मिलेंगे। ऐसे कैसे, अब कई साथी कहेंगे सर मानचित्रावली कौन सी लें, तो साथियों ऐसा कोई भी ले सकते हो, लेकिन मुझे यदि पर्सनली पूछा जाए और पर्सनली जो मुझे मानचित्रावली पढ़नी अच्छी लगती है वह सिखवाल की मानचित्रावली, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी उसमें दी हुई होती है और उसको याद करना भी आसान हो जाता है। तो एसएसटी के लिए सबसे पहली चीज तो आप ये पढ़ें। दूसरी चीज क्या करें, आप सार संग्रह। अब जैसे एसएसटी है आपके लिए, तो एसएसटी में साथियों क्या करना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सार संग्रह आएगा, वे सार संग्रह आप लें। सार संग्रह में क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सीधे फैक्ट मिल जाएंगे, आप सीधे याद कर सकोगे। जो साथी रिवीजन करना चाहते हैं एसएसटी का और ये इस बात पे अभी तक कंफ्यूज हैं कि आरबीएससी पढ़ें या गाइड पढ़ें, उनको भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सार संग्रह पढ़ें। सार संग्रह से आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। पुराना जो पढ़ा हुआ है, डिटेल पढ़ी हुई, वो तो हमेशा याद ही रहती है, लेकिन सार संग्रह से आप जो फैक्ट याद करना चाहते हो वो फैक्ट इधर से मिल जाएंगे। तो एसएसटी वालों के लिए ये दो चीज सजेस्ट करूंगा। अभी कई जने ये भी कमेंट करेंगे सर सार संग्रह कौन सा लिया जाए, तो साथियों एक बार बुक स्टॉल जाए, वहां पे अपनी रुचि के हिसाब से, अपने को जो अच्छा लगता है उस हिसाब से देखिए, बहुत सारे सार संग्रह आ रहे हैं कि हेराल्ड के, क्रोनोलॉजी के, चेटक के, बहुत सारे सार संग्रह हैं, धरोहर वगैरह। तो आप देखें उसमें से जो आपको सबसे बेस्ट लगता है, जिससे आप संतुष्ट होते हैं, वह आप ले लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, काफी होगा। तो एसएसटी के लिए तो ये रहेगा साथियों। अब बात करते हैं हिंदी की। 2 महीने में ऐसा क्या पढ़ा जाए कि सर हिंदी बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए। तो साथियों एक चीज तो जो पढ़नी बहुत जरूरी है वह नवीन हिंदी व्याकरण है। नवीन हिंदी व्याकरण, ये जिनकी लंबी तैयारी है उन्होंने तो इसको पढ़ चुके हैं, जिनकी फ्रेश तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं वो भी ये एक बार पढ़ लें। इससे आपके व्याकरण के नियम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और उदाहरण भी मिलेंगे। एग्जामिनर ज्यादातर उदाहरण कोशिश करते हैं कि इन्हीं बुक्स में से बनाई जाए, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक्स होती है। तो नवीन हिंदी व्याकरण आराम से आप पढ़ सकते हो। ग्रामर के टॉपिक आराम से इसको 10-15 दिन में आप कवर कर सकते हो, ग्रामर आपके जितने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखकर। और इसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, उदाहरण पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में यदि नियम जैसे समझ में नहीं आते, जैसे कि सर संधि के नियम हमें समझ नहीं आते, कई जने कहते हैं समास तो समझ में आ जाता है, कई जने कंफ्यूज हो जाते हैं संधि के अंदर, तो संधि के नियम समझ नहीं आते तो साथियों तो इसमें उलझना नहीं है। आपको स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि में भेद बताए। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उन्हें आप उदाहरण उनके ज्यादा से ज्यादा देखें, कहीं से भी देख सकते हैं उदाहरण। आपके पास में कोई गाइड है उससे दे सकते हैं, आपके पास में कोई नोट्स है उससे देख सकते हैं, नवीन हिंदी व्याकरण से देख सकते हैं,
या कोई भी पब्लिशर की कोई गाइड लाकर उसमें बहुत सारे उदाहरण है, उन्हें बार बार देख सकते हैं। तो उदाहरण देखें और एक बार तो आप नियम इससे पढ़ लोगे, काफी इजी नियम दे रखे हैं, समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में अधिक से अधिक उदाहरण देखें, क्योंकि एग्जाम में साथियों नियम नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम में उदाहरण पूछे जाते हैं और उदाहरण से फिर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देखें, हिंदी को तैयार करने का यही मूल मंत्र है, अधिक से अधिक उदाहरण देखें आप। कई बार ऐसे के ऐसे उदाहरण आपको अंदर मिल जाते हैं, और जब उदाहरण देखेंगे उदाहरण से नियम की ओर चले। शिक्षण विधि कहती है ना, नियम से उदाहरण और उदाहरण से नियम। आप इसमें उदाहरण से नियम की ओर चले, उदाहरण देखें, फिर आपको नियम धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। तो हिंदी के लिए आप ये एक तो नवीन हिंदी व्याकरण, एक अधिक से अधिक उदाहरण। फिर बात करते हैं साथियों शिक्षण विधियों की। तो शिक्षण विधियां हिंदी की एक बार अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने पीडीएफ भी डाल रखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें जो 2 दिन पहले बनाया था, टेलीग्राम पे भी साझा कर रखी है हिंदी की। इसके अलावा आप जो भी पढ़ रहे हैं वह भी बेस्ट है। तो शिक्षण विधियां इसकी एक बार अच्छे से तैयार करें। इसमें से काफी शिक्षण विधियां संस्कृत में भी मिलेगी और कुछ जो है सामाजिक और उससे भी रिलेट करती है। तो इसमें शिक्षण विधियां जब साथियों आप पढ़ोगे तो संस्कृत में सिर्फ भाषा संस्कृत में मिलेगी, शिक्षण विधियां वे की वे होती है, वही शिक्षण विधियां हैं। तो एक बार शिक्षण विधियां अच्छे से तैयार करें। सर शिक्षण विधियां कहाँ से तैयार करें? तो शिक्षण विधियों के लिए आप स्पेशल फर्स्ट रैंक या चेटक या जो भी आपको अच्छी लगती है आप वहां से ले सकते हो, सिखवाल वगैरह जो भी। तो शिक्षण विधियां आपने जैसे वहां से पढ़ ली एक बार, उसके बाद में उनको बहुत अच्छे से एक विषय की बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, दूसरे में आराम से हेल्प मिलने लग जाएगी। इसके अलावा साथियों मैं जिस समय तैयारी कर रहा था, एक छोटी सी बिल्कुल छोटी सी, ऐसा लगता था कि इसको 2 दिन में पढ़ लेंगे, स्पेशल शिक्षण विधियों की किताब आती थी, छोटे मोटे प्रकाशन कोई ऐसे थे, जैसे कि मैंने एक लाई थी मदेरना की, उसमें आगे से अच्छी गाइड दे रखी थी, और एक प्रेरणा की भी थी, और कुछ ऐसे पब्लिकेशन थे। तो मतलब छोटी छोटी थी ना, तो 2 दिन में कवर हो जाती थी, और फैक्ट दे दिए थे ऊपर से, तो समझना काफी आसान हो जाता है। यदि आपको भी ऐसी चीजें मिल जाती है तो आप लेकर उसे पढ़ सकते हैं। तो ये बात हो गई साथियों हिंदी की। अब बात करते हैं संस्कृत की, कि सर संस्कृत में ऐसा क्या पढ़ा जाए कि जल्दी से कवर हो जाए। तो संस्कृत में साथियों आपको धातु रूप, शब्द रूप, लकार, विभक्तियां, ये जो भी है इन्हें बहुत अच्छे से याद करना है। 10-15 प्रश्न इनके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। जैसे आपको गद्यांश और पद्यांश मिलते हैं, तो उसमें से भी सवाल जो पूछेंगे, यदि आपके धातु रूप और ये सब क्लियर नहीं है, ये सब आपको याद नहीं है, तो आप इसमें वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आपके जैसे समास आ गया संस्कृत में, तो समास में भी आपको ये रूप सारे याद होने चाहिए। तो इन्हें अच्छे से रट्टा मार लें एक बार, क्योंकि रट्टा ही मारना पड़ेगा इसमें कोई आप ऐसे समझोगे कि कोई समझाने वाला मिल जाए या कुछ ऐसे याद करने का तरीका, इसमें तो रट्टा मारना है। धुन के मतवाले बनकर पहले मारते थे ना अपने 10वीं 8वीं 10वीं के अंदर, राम रामो रामा ऐसे करके, और धुन के अंदर वो फिर याद रहता था। ऐसे करके आपको एक बार इन्हें संस्कृत के धातु रूप और अपने जो शब्द रूप और विभक्तियां हैं उन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें। उसके बाद में आप मॉडल पेपर देखें कि गद्यांश और पद्यांश में से सवाल बनते ज्यादातर, फिर शिक्षण विधियां आपकी यहाँ से कवर हो ही रही है। तो इस तरीके से आप जब ये चीज कवर कर लोगे, फिर इसके अंदर एक प्रत्यय का टॉपिक है। तो प्रत्यय बहुत ऐसे देखते तो कठिन लगता है, लेकिन मैंने एक पेज पर जो है इनकी शॉर्ट निकाल कर रखा था, इसकी पहचान निकाल कर लिखी थी और भेजी थी, वह आप देख लें, वहां से काफी इजी हो जाएगा। प्रत्यय में आपका समय बच जाएगा, तो बाकी टॉपिक में समय मिल जाएगा। तो इस तरीके से साथियों इसमें भी उदाहरण अधिक से अधिक पढ़े, कई बार रिपीट होते हैं उदाहरण ऐसे कैसे घुमा फिरा कर। तो ये संस्कृत को तैयार करने का तरीका है। अब साथियों आते हैं अपन मनोविज्ञान की तरफ। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, लगता कठिन है लेकिन है सरल। इसमें क्या करना है साथियों, जैसे मनोविज्ञान पढ़ते हैं आप, तो मनोविज्ञान को शॉर्ट में तैयार करना है। वैसे तो बहुत विस्तृत है और समय देना भी चाहिए, लेकिन जब हम 2 महीने की बात करें, शॉर्ट में हम अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, तो कुछ देखो, एक तो क्या है कि इनके प्रवर्तक सिद्धांत जितने भी हैं उनके प्रवर्तक सारे याद कर लेने हैं आपको। परिभाषाएं मुख्य मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तक जो कुछ टॉपिक की तो मैंने दी है, मैं कोशिश करूंगा 2-3 वीडियो और साइकोलॉजी के बनाकर आपको परिभाषाएं स्पेशली शॉर्ट ट्रिक से देने की कोशिश करूंगा। तो परिभाषाएं, और इसके अलावा साथियों कुछ टॉपिक है जिन पर ज्यादा ध्यान देना है। उनमें से आपके आ जाएंगे, एक तो बाल विकास, जिन पर ज्यादा ध्यान देना है वो है बाल विकास। एक आ जाएगा आपके अधिगम, एक आ जाएगा आपके व्यक्तित्व के अंदर किसने कितने दिए, इसकी विधियां प्रक्षेपी अप्रक्षेपी, वो अच्छे से याद कर लेना। फिर आ जाएगा आपके बुद्धि में सिद्धांत पूछे जाएंगे आपको, स्पीयरमैन ने कौन सा दिया, टर्मन ने क्या किया, वो सारे सिद्धांत पूछे जाएंगे। फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। बुद्धि और अभिप्रेरणा
और समायोजन के अंदर युक्तियां पूछते हैं। समायोजन के अंदर युक्तियां पूछी जाती है। इन 6 टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लें साथियों। इनमें भी मुख्य मुख्य जैसे सिद्धांत किसी ने दिए हैं वो अच्छे से याद करें, उनके उदाहरण अधिक से अधिक देखें और इनके ऑब्जेक्टिव देखें। तो यहां से आपके साइकोलॉजी मुझे लगता है धीरे धीरे आपके कवर हो जाएगी, इनके साथ में कॉम्बिनेशन बनाकर चलें। अब साथियों बात करते हैं अन्य सामग्री जो विचलित करती है प्रतियोगियों को। अब उनमें से क्या क्या विचलित करती है कि सबसे पहली चीज है मोबाइल। मोबाइल का उपयोग बिल्कुल सीमित कर दें। जो चीज जरूरी है, जो आपको जरूरी लगती है वही चीज देखें। इसके अलावा आप बिल्कुल इसे सीमित कर दें। ये काफी समय, जैसे मेरा भी काफी समय इसमें चला जाता है, तो मैं भी कोशिश करता हूं कि इससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखी जाए। तो मोबाइल एक तो क्या है कि इसको बिल्कुल ही आपको सीमित कर देना है मोबाइल को। इसके अलावा साथियों भारी भरकम ऑब्जेक्टिव से मतलब है जैसे कि 10,000 ऑब्जेक्टिव, 15,000 ऑब्जेक्टिव। अब यदि जो जिसकी लंबी तैयारी थी वो तो यहाँ पे ये चीज पढ़ सकते हैं क्योंकि उनका तो कंसेप्ट क्लियर है और वे कर सकते हैं। यदि जिसकी 2 महीने अभी तैयारी स्टार्ट की है, जिसने 10-15 दिन पहले, वे यदि 10,000 ऑब्जेक्टिव या 15,000 ऑब्जेक्टिव को पढ़ने जाएंगे तो पूरा समय उसके अंदर चले जाएगा और वो वे चीज नहीं पढ़ पाएंगे जो उन्हें पढ़नी जरूरी थी। तो यहाँ पर मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि इस समय आपको यह चीज नहीं पढ़नी है। इससे अच्छा रहेगा कि आप एक बार ये चीज कवर करके 1 महीने में, और उसके बाद में 4, 5, 10 जितने भी मॉडल पेपर होते हैं जो पूरी पैटर्न पर है उन मॉडल पेपर को मिला लें, वे ज्यादा आपके लिए बेटर रहेंगे। तो भारी भरकम ऑब्जेक्टिव से बचना है। दूसरी चीज साथियों कि ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट जिसके अंदर आपकी रैंक डिसाइड होती है। ज्यादातर ऑनलाइन टेस्ट का मैं कहूंगा इसमें, जिसके अंदर आपकी रैंक डिसाइड होती है, जिसमें आपको आपकी रैंक पता चलती है, वे टेस्ट अब आपको धीरे धीरे कम कर देने हैं। हाँ साथियों अच्छी तरीके से सुन लेना, वे टेस्ट अब धीरे धीरे आपको कम कर देने हैं। काफी जो है शिक्षक बताएंगे आपको, अध्यापक बताएंगे कि अब आपको टेस्ट बहुत ज्यादा देने हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा सार्वजनिक रूप से जहां पे आपकी रैंक शो होती है, जहां आपको हजारों के बीच में अपनी रैंक पता चल रही है, वे टेस्ट अभी यहां पर कम कर देने हैं। उसका कारण यह है साथियों कि आपकी तैयारी बेशक बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट ऐसे काम करते हैं, जो कुछ विद्यार्थी है जो अवांछित तरीकों से वहां पे रैंक अच्छी लाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, पढ़ने वाले डिमोटिवेट होकर थोड़े से बैकफुट पे आ जाते हैं। वहां पे आपको टेस्ट देने अभी कम कर देने हैं। जैसे कि अभी कई संस्थाएं जैसे अलग अलग टेस्ट भी आयोजित करवाएगी, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनका वहां पे कहीं कोई बुरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन अपने को ये करना है साथियों कि वहां पर टेस्ट तब देना होता है जब हमारी तैयारी हमको पता है कि बहुत शानदार है और हमें कोई पछाड़ नहीं सकता, तब हमें वहां टेस्ट देकर अपनी रैंक को सुधारना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या करना है, मैंने भी टेस्ट इसीलिए बनाने कम किए हैं, उसका कारण भी यही है साथियों। तो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे कम इसलिए देना है क्योंकि रैंक आपको डिमोटिवेट कर सकती है। तो आप कहेंगे सर अभ्यास कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा हमारी तैयारी का स्तर क्या है। तो उसके लिए आप सेल्फ मॉडल पेपर मिलाइए, मॉडल पेपर लाइए घर पे, सेल्फ मिलाइए, स्व आकलन करिए। स्व आकलन से अच्छा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप जितना स्व आकलन करोगे, मॉडल पेपर मिलाकर, अपना खुद का आकलन करना है ना, दूसरों को बताने से थोड़ी होगा। खुद का आकलन करना है, मॉडल पेपर लाकर ईमानदारी से मिलाकर ऊपर मार्किंग कर दीजिए उस मॉडल पेपर, फिर अगला देखिए। इस तरीके से आपको आपका कमजोर पक्ष भी पता चलेगा, कहाँ मजबूती देनी है वो भी पता चलेगा, और आप कहीं से भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। अपना खुद का टारगेट लेकर चलिए और अपना खुद का एक फिक्स कर दीजिए कि मुझे इस परसेंटेज को टच करना ही है। उसके अलावा फिर कितने ही फॉर्म आए या कितने ही प्रतियोगी आए उससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो साथियों ये भी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। और इसके बाद में जैसे ये सिलेक्टिव आपने बुक्स ले ली, अब कई लोग क्या करते हैं कि हर दूसरे दिन बुक स्टॉल जाते हैं। ये सबसे घातक है। हर दूसरे दिन बुक स्टॉल नहीं जाना है, क्योंकि हर चीज देखकर हमारी इच्छा होती है कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, ये मैंने नहीं पढ़ी तो क्या पता मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। अंतिम 2 महीने या 1.5 महीने जो भी होते हैं उसमें बुक स्टॉल पर जाने से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि ये हमें भ्रमित करते हैं और हमारी तैयारी से विचलित करते हैं। तो अंतिम 2 महीने में साथियों ये चीज बिल्कुल ही आपको विचलित करेगी, इसलिए आप वहां जाना बंद कर दें। और क्योंकि आप नई नई पुस्तकें लाएंगे फिर वापस भ्रमित होंगे, जो पढ़ रहे हैं उसे ही कंटिन्यू रखें। इसके अलावा साथियों सबसे मूल मंत्र यही है, नियमित अध्ययन। जितनी आपके अंदर नियमितता होगी, जितनी आपका सिटिंग पावर होगा, जितना आप उसे प्रॉपर टाइम दे पाएंगे,
तभी आप विषय पर पकड़ कर सकेंगे। मैंने आपको ये चीजें बताई है इन शॉर्ट कैसे तैयारी की जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि शॉर्टकट्स हमेशा काम में आए, क्योंकि जो लंबी तैयारी कर रहे हैं वे तो हमेशा आगे रहते ही हैं। लेकिन ऐसे प्रतियोगी जिन्हें अब कुछ कम समय के अंदर या तो ये रिवाइज के लिए काम में ले सकते हैं, या कुछ समय के अंदर वे कंपटीशन में बने रहना चाहते हैं और अपने जो है प्रयास करना चाहते हैं, तो वे भी 2 महीने के अंदर ऐसी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सिलेक्शन तक पहुंचा जा सकता है यदि इसको विधिवत तरीके से जैसे बताया वैसे पढ़ा जाए और अपना समर्पण जो है इसके प्रति रखा जाए। इसके बाद में जैसे ये कवर हो जाते हैं तो कम से कम 1 या 2 मॉडल पेपर की बुक आप मिला लें, तो आपका स्व आकलन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी बेशक अच्छी तरीके से पूरी हो जाएगी। साथियों, मैंने कोशिश की है पूरी अच्छी तरीके से आपको बताने की कि कैसे अंतिम 2 महीने की रणनीति तय की जाए और कैसे। अब ईवीएस लेवल फर्स्ट वाले जो है काफी कमेंट्स आ रहे थे, आपका कल नहीं और परसों में आपको वो ईवीएस फर्स्ट लेवल का वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो आप कह रहे थे वह आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि जब इस पर मेहनत नहीं की जाए और डायरेक्ट ही सिर्फ वीडियो बना दिया जाए तो उसका कोई औचित्य नहीं है। और जब मैं ऐसे डायरेक्ट बना दूंगा जब उसका कोई औचित्य नहीं होगा तो फिर उसका मतलब क्या। जब आप हजारों लोग उम्मीद लगाकर देख रहे हैं तो चीज वही मिलनी चाहिए जो आपको चाहिए। ऐसे सिर्फ मैं डायरेक्ट बनाकर डाल दूंगा, इसलिए मैंने इतने समय से फर्स्ट लेवल का ये नहीं डाला था। लेकिन अब मेरा लगभग विश्लेषण और उसका तैयार हो रहा है, उसका खाका तैयार हो रहा है, तब मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए ये चीज अच्छी रहती है। तो साथियों, निरंतर तैयारी करते रहना, नियमित अध्ययन से सारा ही सब कुछ पार लगाया जा सकता है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।